हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं असहयोग आंदोलन से, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। देखो, भले ही वीडियो लंबी हो या छोटी हो, आपको मैटर नहीं करता, आपको बस वीडियो पूरा देखना है। देखो, वीडियो पूरा देखोगे तो सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, और जब बात समझ में आ जाएगी ना, तो आप लिख भी दोगे, नोट्स आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे। आप एक बार टॉपिक को पूरा समझ लेंगे, अच्छे से वीडियो देख लेंगे, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक चीज़ कहूँगा कि भले ही अगर वीडियो लंबी भी हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सारी बातें समझ सकें। जब सारी बातें समझ में आएंगी तो आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा लिखने के लिए। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको जो याद आएगा आप वो लिख देंगे, टाइम भी बचेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। सिंपल सी बात है, असहयोग आंदोलन आज हमें समझना है। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित सामान्य बात की जाए तो ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, और ये एक अहिंसक असहयोग था। ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, जो ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित था, उसके विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया था, इसी आंदोलन को हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। अभी हम बात करेंगे इसकी। लेकिन वर्ष 1920 में गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया था, इसी को हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। ठीक है, असहयोग का मतलब होता है कि हमें सरकार का साथ नहीं देना, सहयोग नहीं करना। सिंपल सी बात थी, समझा दिया गया आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। ठीक है, मुख्य बातों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन हुआ क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था। तो सबसे पहला कारण है कि पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में विभिन्न आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप महंगाई अत्यधिक बढ़ गई थी और भारत की जनता अत्यधिक परेशान थी। लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे भारतीय जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रोशित हो गई थी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि जनता में आक्रोश भरा हुआ था, गुस्सा था सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कई सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई। देखो, सिंपल सी बात थी कि जो ब्रिटेन था वो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़ोरों शोरों से लड़ रहा था, और वो एक प्रमुख देश था लड़ने वाला, एक शक्तिशाली देश था। तो आखिर उसके पास पैसा कहाँ से आता था? तो उसके उपनिवेशों से ही पैसा जाता था उसकी लड़ाइयों में। तो युद्ध में बहुत नुकसान वगैरह हुआ था, आर्थिक दिक्कतें फिर भारत में पैदा हो गई थी, और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों की स्थिति सुधारने के लिए भी कोई कार्य नहीं किया, जिससे भारतीय जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो सिंपल सा है, एक असहयोग आंदोलन का एक पहला कारण था कि पहले विश्व युद्ध के बाद बढ़ी हुई महंगाई से लोग बहुत परेशान थे, और लोगों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे लोग गुस्से में थे। और उन्होंने, जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने पहले विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह वादा किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया, और इसके स्थान पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून भारतीयों पर थोप दिया गया। इससे भी भारतीयों का एक बड़ा वर्ग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में सिंपल सी बात थी कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज़ों के द्वारा कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका मानना था कि अंग्रेज़ों को जब कभी भी लगेगा, सरकार को जब कभी भी लगेगा कि कोई भी व्यक्ति XYZ करके कोई भी व्यक्ति है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसकी स्वतंत्रता के लिए, या सरकार को दिक्कत पहुंचा सकता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको वो कभी भी गिरफ्तार कर लेगी और नज़रबंद कर लेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये था रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। अब दूसरा कारण यही था असहयोग आंदोलन होने का, कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय लोग हमारा साथ देंगे पहले विश्व युद्ध में, तो अंग्रेज़ क्या करेंगे, युद्ध खत्म होने के बाद संवैधानिक सुधार, यानी कि जो संविधान बनाया जाता है ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत के लिए, उसमें सुधार होगा और भारतीयों के हित में कई सारे नियम बनाए जाएंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे लोग नाराज़ हो गए। ऊपर से सरकार ने काला कानून यानी कि रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिससे लोग और भी गुस्सा हो गए। स्पेशली जो उदारवादी नेता थे, जो हमेशा ही चाहते थे कि हम शांतिपूर्वक होकर बहुत मतलब शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेज़ों का विरोध करें, लड़ाइयाँ ना लड़े, तो वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। इसके अलावा अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही निहत्थी भीड़ पर अंग्रेजों ने गोली चलाकर कुख्यात हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके विरुद्ध भी संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इस परिघटना ने भी भारतीयों को अंग्रेजों
के विरुद्ध आक्रोशित किया। इन समस्त घटनाओं ने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। अब देखिए दोस्तों, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिसके कारण भी असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे बात कर ली कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। तो बड़े बड़े कारणों को हमने यहाँ पर देख लिया। एक कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न थी, लोग परेशान थे, कुछ सरकार ने नहीं किया। इसके बाद दूसरा जो कारण था असहयोग आंदोलन को शुरू किए जाने का, वो ये था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो भी वादा वगैरह किया था उसको पूरा नहीं किया। ऊपर से ऐसे कानून लाए जो कि भारतीय लोगों के लिए अपमानजनक थे, और इसमें सुधार वगैरह हुआ नहीं और भारतीय लोगों के लिए अपमानजनक कानून लाया गया। इसके लिए भी असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कई लोगों को, मतलब कई लोगों को, निहत्थे लोग थे जो वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे जलियांवाला बाग में बैठकर, उन पर गोलियां चला दी गई लगातार। जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा, तो वही उस समय वहाँ का मतलब जनरल था जिसने ऑर्डर दिया था निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का। तो ये बहुत बड़ा ये घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, और इस पर सरकार ने कुछ खास कार्य नहीं किया था। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इंडिया में, हालांकि उसने तो थोड़ा सा रुख अपनाया था कि जनरल डायर को थोड़ा सा, मतलब उसने कहा कि गलत काम किया है, लेकिन जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन के जो सांसद वगैरह थे, उन्होंने उस सैनिक का, उनके सैनिक जो जनरल डायर था उसका समर्थन किया बल्कि। तो इसके लिए इसी कारण से असहयोग आंदोलन को शुरू करना आवश्यक हो गया था। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने बात कर ली कि असहयोग आंदोलन नॉर्मली क्या था और इसके क्या कारण थे। अब बात करते हैं कि आखिर इसका शुरुआत कैसे हुई, इसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत है वो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ध्यान से समझिए इस बात को। सितंबर 1920 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ था, और इसी अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी और आधिकारिक तौर पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। सिंपल सी बात है कि गांधी जी के द्वारा ये प्रयास हुआ असहयोग आंदोलन शुरू करने का, और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन से संबंधित गतिविधियां शुरू कर दी गई थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाई क्योंकि गांधी जी तो एक व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से घोषणा कब की गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से पहले बैठकें हुई, फिर दिसंबर 1920 में बैठक वगैरह होने के बाद प्रस्ताव वगैरह पारित करके एक ऑफिशियली तरीके से, एक आधिकारिक रूप से दिसंबर 1920 में इस आंदोलन के, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। कहा गया कि हाँ, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से असहयोग आंदोलन शुरू किया जा रहा है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश का ही प्रतिनिधित्व करती थी। कांग्रेस ने अपने नागपुर के अधिवेशन में 2 प्रमुख निर्णय लिए थे। इनमें से पहला तो था कि ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन की मांग का परित्याग करना और उसके स्थान पर स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना। इसके अलावा दूसरा निर्णय यह था कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के दौरान किए जाने वाले रचनात्मक कार्यों की सूची तैयार की और उन्हीं कार्यों के इर्द गिर्द असहयोग आंदोलन का संचालन किया गया। देखिए दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से कि क्या क्या गतिविधियां फॉलो करनी है, कैसे आंदोलन को बड़ा करना है, ये सब कुछ करने के लिए कब थोड़ा टाइम लगा, कुछ महीने लगे, 1-2 महीना और लग गया था, यहाँ पे 3 महीने। और फिर नागपुर में 20 दिसंबर 1920 में अधिवेशन वगैरह पारित हुआ, मतलब एक प्रस्ताव वगैरह पारित किया गया जिसमें सारी चीज़ें मैनेज की गई कि हमें क्या क्या नीतियां फॉलो करनी है। अब कांग्रेस ने अपने 2 उद्देश्य रखे थे असहयोग आंदोलन करने के पीछे। कांग्रेस ने कहा कि अब हम स्वशासन की मांग नहीं करेंगे, अब हम मांग करेंगे स्वराज की, मतलब अब हमारा राज होना चाहिए। देखो, स्वशासन और स्वराज में क्या अंतर है इसको समझ लो। स्वशासन का मतलब होता है कि शासन हम चलाएंगे। जैसे आज हम पंचायती राज की बात करते हैं, नगर पालिका की बात करते हैं, तो पार्षद के बारे में आपने सुना होगा, पंचायत समिति के बारे में आपने सुना होगा, पंचों के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या है, ये स्थानीय लेवल पर शासन करते हैं। तो स्वशासन का मतलब है स्थानीय लेवल पर शासन, लेकिन केंद्र में तो दूसरी सरकार है, राज्य स्तर पर तो दूसरी सरकार है। तो उसी तरह स्वशासन का मतलब था कि स्थानीय जो पंचायती राज वगैरह उसकी व्यवस्था हो और स्थानीय मामले भारतीयों के ऊपर छोड़ दिए जाएं। भारतीय लोग अपने नियम वगैरह बनाकर शासन करेंगे स्थानीय स्तर पर, और पूरे देश पर ब्रिटिश सरकार का शासन रहेगा। ये स्वशासन का विचार था। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब हम स्वशासन नहीं मांग रहे, अब हम मांग रहे हैं स्वराज, पूरी तरह स्वतंत्रता।
ठीक है। इसके अलावा प्रस्ताव में, नागपुर प्रस्ताव में कांग्रेस ने अपनी पूरी नीति बना ली कि हमें असहयोग आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ तक चीज़ें सिंपल थी कि आंदोलन अब शुरू हो गया। अब आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम शामिल किए गए थे, आखिर ये आंदोलन कैसा था, इसका क्या रूप था, इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ की जानी थी। कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना की जानी थी तथा सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार किया जाना चाहिए था। देखिए सिंपल सी बात है कि असहयोग आंदोलन का एक कार्यक्रम जो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी तैयार की गई थी, उसमें ये बात थी सबसे पहले कि जो सरकारी विद्यालय हैं, जो सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, उसको बहिष्कार कर दिया जाएगा, उसमें लोग नहीं जाएंगे, उसको छोड़ देंगे और उसके स्थान पर, क्योंकि भाई कहीं तो लोग पढ़ेंगे ना, तो उसके स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है वो कई सारे राष्ट्रीय स्कूल और राष्ट्रीय महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी को खोलेगी, जिसमें आकर बच्चे या स्टूडेंट पढ़ सकें। सिंपल सी बात है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का सबसे पहली चीज़ ये थी कि सरकारी महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों का बहिष्कार किया जाना था। इसके अलावा विभिन्न विवादों का निपटान करने के लिए पंचायतों की स्थापना की जानी थी। जैसे कि क्या होता था कि सरकार ने कोर्ट वगैरह बना दिए थे, कई सारे थाने वगैरह की स्थापना कर दी थी, तो सरकार के पास ना जाकर पंचायतों की व्यवस्था की गई ताकि स्थानीय लेवल पर जो मामले हैं वो पंचायतों के द्वारा सॉल्व किए जाएं। तो कांग्रेस ने अलग अलग जो विवाद होते हैं स्थानीय लेवल पर, उसके लिए पंचायतों का गठन करना शुरू किया। इस दौरान यह भी तय किया गया कि हाथों से होने वाली कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा ताकि स्वदेशी कपड़ों को अधिक से अधिक प्रसारित किया जा सके। मतलब यह है कि जो स्वदेशी अपने देश के जो कपड़े होते थे, जिन्हें कताई बुनाई करके अपने देश में बनाया जाता था, उन्हीं को मतलब ख़रीदा जाए और जो विदेशी कपड़े हैं, विदेशी वस्तुएँ हैं, उनका बहिष्कार किया जाए। ये सारी चीज़ें की गई थी। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ये काम भी किया गया कि इस आंदोलन के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत करने की बात कही गई थी तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था ताकि आंदोलन का जनाधार विस्तृत किया जा सके। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म में एक बहुत ही बेकार चीज़ रही थी। इसी कारण कई सारे लोगों को छुआछूत के जरिए निम्न दर्जा दिया गया था भारतीय हिंदू समाज में। लेकिन अब ये जो आंदोलन हो रहा था, असहयोग आंदोलन, इसके अंतर्गत ये काम भी किया गया कि अस्पृश्यता का अंत करने की बात की गई और जो हिंदू मुस्लिम एकता है इसको बढ़ावा देने की बात की गई थी ताकि ये जो आंदोलन है वो काफ़ी बड़ा हो सके। इसके अंतर्गत यह भी तय किया गया कि विभिन्न सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया जाएगा और सरकारी उपाधियां व सरकारी सम्मान को लौटा दिए जाएंगे। इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए केसर-ए-हिंद की उपाधि और जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक अंग्रेजों को लौटा दिए। मतलब अब आंदोलन के अंतर्गत कार्यक्रम में ये भी बात तय की गई कि हम असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो सरकारी समारोह होंगे, सरकार के द्वारा जो भी समारोह वगैरह लाए जाएंगे, समारोह किए जाएंगे, उसका बहिष्कार किया जाएगा भारतीय नेताओं के द्वारा। और साथ में ही सरकार ने जो भी सम्मान दिए हैं सभी को, और मैक्सिमम लोग जो भी हैं वो इसको सरकार को वापस कर देंगे। और महात्मा गांधी को भी जो भी सम्मान ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, जो भी उपाधि उन्हें प्राप्त थी, जैसे कि केसर-ए-हिंद बहुत बड़ी उपाधि होती है, तो इन उपाधियों को और जो पदक वगैरह उन्हें मिले थे उसको इन्होंने ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। इस आंदोलन के दौरान यह भी अपेक्षा की गई थी कि सरकार के अंतर्गत अनेक अवैतनिक पदों पर काम करने वाले लोग तथा स्थानीय निकायों में मनोनीत पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ये वाली बात भी थी कि जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो भारतीय लोग काम कर रहे हैं वो अपने ब्रिटिश सरकार के पदों का बहिष्कार करेंगे। वैसे सबसे नहीं कहा गया था, यहाँ पे जो छोटे पद, मतलब जो पद थे, कुछ पद थे, उनके लिए कहा गया था कि जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति हैं वो अपना वहाँ पे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम ना करें, उसको नौकरी छोड़ दें, ये उम्मीद की गई थी। ठीक है, ये सारे कार्यक्रम थे। इस संदर्भ में गांधी जी ने सितंबर 1921 में यह कहा था कि यदि ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन को कैसे किया जाना है, क्या क्या तरीके फॉलो किए जाएंगे आंदोलन के लिए, जितनी भी बातें निर्धारित की गई थी, डिसाइड की गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, स्पेशली गांधी जी के द्वारा,
अब उन्हीं बातों को अगर फॉलो कर लिया जाए तो भारत को स्वराज प्राप्त हो सकता है, ऐसा गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा कि ये जो यहाँ पे ये जो कार्यक्रम हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हमने कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के बनाए हैं, अगर सभी लोग इस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग सारे कार्य करेंगे, तो भारत को अगले ही वर्ष या बहुत ही जल्दी, सिर्फ 1 साल में ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सामान्य बातें कर ली। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि ये असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। इसके बाद हमने बात किया कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किस तरह से हुआ। इसके बाद हमने बात की कि आखिर असहयोग आंदोलन का क्या कार्यक्रम था, इसमें कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई थी। अब हम बात करते हैं कि इसका फैलाव किस तरह से हुआ था, कहाँ किन किन क्षेत्रों में इसका असर था, क्या क्या बातें इसके साथ जुड़ी थी, इसको देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन का प्रसार। असहयोग आंदोलन का प्रसार लगभग संपूर्ण देश में देखा गया था तथा यह जनता के लगभग सभी वर्गों तक विस्तृत हो चुका था। इस आंदोलन के अंतर्गत शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में किया गया। पंजाब में शिक्षा के बहिष्कार संबंधी मसलों का नेतृत्व लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो असहयोग आंदोलन था, अगर इसके फैलाव की बात की जाए तो पूरे देश में असहयोग आंदोलन को देखा जा सकता था। लेकिन अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ज़्यादातर शिक्षा का जो बहिष्कार था भारत सरकारी शिक्षा का, वो बंगाल में देखा गया था। खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के साथ साथ चल रहा था। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत मुसलमानों ने एक आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित को, आर्य का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये हिंदू के साथ जुड़ जाता है, तो एक आर्य समाज के, ये आर्य समाज हम जानते ही हैं, एक आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। तो ये जो आर्य समाज था, जो स्पेशली हिंदुत्व की बात करता था थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म की बुराई करे, लेकिन हाँ, भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करता था आर्य समाज, ठीक है। तो आर्य समाज के एक व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद, इनको आमंत्रित किया गया मुसलमानों के द्वारा। ये सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इस आंदोलन के दौरान की जा रही थी। इसके साथ ही आमंत्रित किया गया था कि वे जामा मस्जिद में आकर भाषण दें, जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा अमृतसर में सिखों, जो पंजाबी होते हैं, पंजाबी नहीं सिख, पंजाबी और सिख में थोड़ा अंतर है, सिख एक धर्म है और पंजाबी एक लैंग्वेज आ जाती है। तो अमृतसर में सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी थी। तो ये सारी चीज़ें भारत में एकता बनाने के लिए किया जा रहा था, धार्मिक रूप से सौहार्द स्थापित किया जा सके। लगभग पूरे देश में, पूरे भारत में विदेशी शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, विदेशी शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, क्या देसी शराब की दुकानों पर नहीं दिया गया? वैसे तो शराब है ही बेकार, हर जगह धरना दिया जाना चाहिए। लगभग पूरे भारत में विदेशी शराब की दुकानों पर धरना दिया गया था, ताड़ी का विरोध किया गया था तथा विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई थी। नहीं दोस्तों, ये जो ताड़ी है, ताड़ी तो वैसे देशी शराब में आ जाती है, तो इसका भी विरोध किया गया था, ठीक है, सबका विरोध किया गया था, मैं गलत था। तो सिंपल सी बात थी कि जो भारतीय जो लोग थे उनको लत लगाई गई थी शराब की, विदेशी शराब की, जो कि आज भी हम देख सकते हैं बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपने उस पर है। तो ये बहुत बड़ी लत विदेशियों के द्वारा लगाई गई है भारत में, और इसी कारण से ये जो विदेशी शराब थी, पहली बात तो ये विदेशी थी, और दूसरी चीज़ ये शराब पूरे समाज के लिए हानिकारक रही है। तो इसीलिए इसके खिलाफ धरने दिए गए, जितनी भी दुकानें थी उसके सामने धरने दिए गए, और जो विदेशी कपड़ा था उसकी होली जलाई गई, मतलब उसको जलाया गया, उसका बहिष्कार किया गया। समेकित रूप से देखा जाए तो टोटली अगर हम देखें तो यह आंदोलन पंजाब, बम्बई मतलब मुंबई, संयुक्त प्रांत का मतलब उत्तर प्रदेश, और उड़ीसा, बिहार, बंगाल, मद्रास इत्यादि समस्त क्षेत्रों में संचालित होता रहा था। यानी यह आंदोलन लगभग पूरे देश में अपने प्रभाव क्षेत्र में हुआ था। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो दोस्तों बहुत बड़ा आंदोलन रहा था ये, और ऐसा भी मान रहा था कि अगर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस नहीं लिया होता तो भारत को एक ही साल में या बहुत ही जल्द 1947 से पहले आप भारत को आज़ादी मिल जाती, इतना कन्फर्म था। अब क्यों नहीं लिया भारत, मतलब आंदोलन आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसको अब हम देख लेते हैं। तो आंदोलन क्यों आगे नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे देखिए, एक चौरा चौरी कांड हुआ था, और उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। 5 फरवरी 1922 को वर्तमान गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है।
देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये जो आंदोलन था वो ज़ोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। मतलब इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसमें 20 पुलिस कर्मियों को आग के हवाले कर दिया गया था, आग से जला दिया गया था पूरे पुलिस थाने को ही, जिस कारण से ये एक हिंसक भरा आंदोलन बन गया था। अब इसे चौरी चौरा कांड कहा गया। अब इसके बाद जो महात्मा गांधी थे, क्योंकि वो अहिंसा का ही रास्ता अपनाते थे, अहिंसा में ही उनको प्रेम था, तो वो इससे काफ़ी दुखी हुए इस घटना से, और फिर उन्होंने मतलब इस आंदोलन को वापस लिया। ठीक है, अब सिंपल सी बात को समझिए, ये जो आंदोलन था वो अहिंसक था, और अगर ये हिंसक रूप ले लेता तो इससे भारतीय लोगों का भी नुकसान हो सकता था, ये गांधी जी ने सोचा। तो गांधी जी को लगा कि मान लो कि भाई आंदोलन जोरों शोरों से, और अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है हमें आज़ादी मिल जाए। लेकिन जब हिंसक प्रदर्शन बढ़ गए, मतलब अब हिंसा होने लगी, तो इसका मतलब साफ था कि सरकार भी हथियार उठाएगी। कहने का मतलब है कि सरकार पहले जो दमन का रूप अपना रही थी वो इतना भयानक नहीं था जितना भयानक अब हो सकता था। तो इस कारण से भी गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि देखो भाई, ब्रिटिशर्स के पास हथियार थे, और अगर वो उसका उपयोग करते तो रियलिटी में पूरी तरह आंदोलन को दबाया जा सकता था। हालांकि यही होता कि ह्यूमन राइट्स का पूरी तरह वायलेशन होता, कई लाखों लोग मारे जाते। तो इस भय के कारण, इस डर के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो 1857 के विद्रोह जैसा हाल हो जाए कि सभी लोग, भारतीय लोग हथियार उठा लें, और जब भारतीय हथियार उठाएंगे, हिंसा करेंगे, तो अब फिर ब्रिटिशर्स भी पूरी तरह उनको एक मौका मिल जाएगा कि देखो भाई, जो लोग हैं भारत के वो तो हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम भी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी युद्ध करेंगे पूरे भारतीयों के साथ। तो ऐसे समस्या पैदा हो सकती थी। ये सारी चीज़ें गांधी जी ने सोची और इस आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि इसके ऊपर लोगों के अलग अलग विचार हैं, वो अपनी जगह सही भी हैं, गलत भी हैं, वो अलग बातें हैं। यहाँ पे मैंने आपको गांधी जी का विचार बता दिया। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अगर स्पष्ट रूप से किताबी ज्ञान से पढ़ें तो इससे रुष्ट होकर, ये जो घटना थी इससे दुखी होकर, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, 12 फरवरी को घोषणा कर दी 1922 को कि हम इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो सिंपल सी बात है, 1920 में ये शुरू हुआ था, अगस्त 1920 से ये शुरू हुआ था, और फरवरी 1922 में ये आंदोलन पूरी तरह खत्म हो गया। तो यहाँ हमने बात कर ली असहयोग आंदोलन की। ठीक है, असहयोग आंदोलन को हमने पूरी तरह समझ लिया। यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं आपको याद ही हो गई होंगी, समझ में आई गई होगी। अगर कोई भी बात नहीं आई तो एक बार वीडियो को और देख लेना। इतना तो टाइम होता ही है कि आप वीडियो को देख सकते हो, तो देखो यार, देखने से क्या होगा, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। इतना डीपली पढ़ाया गया है ताकि आप सारी चीज़ें याद कर पाएँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।